नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे MPPSC का ये प्रीलिम्स के लिए यूनिट नंबर जो 6th में है, इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, उसका नाम है RBI। आप सब लोग जानते होंगे, RBI से परिचित होंगे। इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, तो जो हमारा सिलेबस में दिया है RBI के क्या कार्य होते हैं, थोड़ा सा हम RBI के इंट्रोडक्शन पोर्शन सीखेंगे कि RBI के आखिर निर्माण कैसे हुआ। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें RBI की, तो बात करते हैं कि RBI की वजह क्या बनी, काजेज ऑफ फॉर्मेशन। ठीक, तो RBI की आखिर मतलब जरूरत की हमको क्यों पड़ी, क्यों RBI के गठन हुआ, थोड़ा सा हम जान लेते। देखिए, तो क्या होता है, एक 1928-29 ये ईयर चल रहा होता है। तो इस टाइम जो क्या होता है भारत में या फिर विश्व में बोला जाए तो क्या होता है, आर्थिक मंदी का दौर चल रहा होता है। आर्थिक मंदी के दौर चल रहा होता है। अब आर्थिक मंदी क्या होती है, तो आर्थिक मंदी आप लोग समझ रहे होंगे, जब मार्केट का भाव एक तरह से कम हो जाए तो उसको आर्थिक मंदी हम कहते हैं। अब आर्थिक मंदी आई क्यों, आज तक देखिए आपने एक शब्द सुना होगा इकोनॉमिक्स में, अगर सुना होगा क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्या, क्लासिकल इको। ठीक, क्लासिकल इकोनॉमिक्स इसमें मेन जो है, आपने एडम स्मिथ का नाम सुना होगा क्लासिकल इकोनॉमिक्स में, एडम स्मिथ। अब तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की ओल्ड इकोनॉमिक्स थी, वो इकोनॉमिक्स थी जिसमें क्या होता था कि मतलब ये होता था कि मंदी होती है, लगभग ये माना जाता था। एडम स्मिथ लोग ये मानते थे कि मंदी कभी हो नहीं सकती थी। अब टेक्निकल शब्द में अगर हम बात करें तो आप जितना सप्लाई करेंगे, ठीक है, सप्लाई अपना डिमांड बनाई देती है। मतलब इनका एडम स्मिथ लोगों का कहना था, क्लासिकल इकोनॉमिक्स में ये कॉन्सेप्ट कहा गया कि आप जितनी भी सप्लाई करेंगे, अगर कोई भी चीज आप मतलब बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं से उसका डिमांड आ ही जाएगा, सप्लाई कभी वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ये जब सप्लाई हमेशा डिमांड बना ही लेगा तो इसका मतलब आपको आर्थिक मंदी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ये था आपका क्लासिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो 1928 और 29, 1928 और 29 के दौर पे क्या था, आर्थिक मंदी या फिर महामंदी हुई। अब क्या हुआ था, इसका मेन रीजन ये स्टार्ट हो गया था। मेन रीजन क्या था, रीजन था वर्ल्ड वार फर्स्ट। ठीक, कोई अगर पूछे 1928-29 में जो आर्थिक महामंदी आई, उसका मेन रीजन था वर्ल्ड वार फर्स्ट। ठीक, तो जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ, वो कैसे हुआ, मतलब आर्थिक मंदी उसके थ्रू कैसे आई, तो वो बात की बात है, अपने को RBI पढ़ना, इससे थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो 1914 कब हुआ था वर्ल्ड वार, 1914 से लेके 1928 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सॉरी 18 के बीच में। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे आर्थिक मतलब मंदी आने लगी। 1901 में एक संस्था बनाई गई भारत में। क्या हुआ, 1921 में एक संस्था बनाई गई भारत में जो आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए। इसमें क्या, इसका नाम था इंपीरियल बैंक। ठीक है, 1921 में इंपीरियल बैंक नाम से भारत में एक संस्था बनी जो क्या करती थी, वित्तीय लेखा जोखा या वित्तीय कार्यों का निर्वहन करती थी। अब इसमें 3 बैंकों का, उस समय भारत में कौन सी प्रेसिडेंसी चलती थी ज्यादा, एक तो बंगाल हो गया, एक तो मुंबई हो गया, और एक कौन सा हो गया, बंगाल, मुंबई एंड मद्रास। ये तीनों, ठीक है, मुंबई, बंगाल बैंक, मुंबई बैंक और मद्रास बैंक, इन तीनों बैंकों को मिलाकर क्या किया गया, इंपीरियल बैंक बनाया गया 1921 में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है,
अभी मैं आपको बता देता हूँ। यही बाद में जो अभी आप देख लोगे क्या, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो कभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन आ जाए, 1921 आ जाए तो आप सही लगाइएगा, ठीक। तो 1921 में इंपीरियल बैंक के नाम से बंगाल, मद्रास और मुंबई के बैंकों को एक करके बनाया गया, ठीक। यहीं से हम अपने मतलब आर्थिक मंदी में धीरे धीरे काम शुरू कर चुके थे, क्योंकि 1918 और 1920 इस टाइम में धीरे धीरे अपने को पता ही चल रहा था मार्केट में मंदी आने वाली है। तो इस प्रकार से 1921 में इंपीरियल बैंक या स्टेट बैंक की स्थापना हुई, ठीक है। ये पहला कदम था, ठीक। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। क्लासिकल इकोनॉमिक्स सीधे ओल्ड इकोनॉमी है। इसमें ये होता था कि हर सप्लाई अपने आप डिमांड बना ही लेती है, ठीक। अब उस समय क्या हुआ, उस समय के दौर पे इतना चीज समझ में आया ना, B.R. अम्बेडकर ने एक बुक लिखा था। भीमराव अम्बेडकर ने इसी संबंधी में एक बुक लिखा था। B.R. अम्बेडकर ने एक बुक लिखा जिसका नाम क्या था, उनके बुक का नाम था ओरिजिन से कुछ नाम था उनका, जो बुक का नाम था प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ठीक है। उनके ये क्वेश्चन कभी आ जाए, प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सोल्यूशन। ये किताब किसने लिखा, तो B.R. अम्बेडकर। काय से रिलेटेड है इकोनॉमिक्स से, ठीक है। तो ये बुक लिखा प्रॉब्लम ऑफ रूपी एंड इट्स ओरिजिन एंड सोल्यूशन। इस बुक को लोगों ने पढ़ा। इस बुक के आयोग पर एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम है, ये यहां से ध्यान रखिएगा, ठीक है, हिल्टन यंग कमेटी। यहां से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो B.R. अम्बेडकर ने उस दौर में एक बुक लिखी 1928-29 के दौर में, रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, प्रॉब्लम ऑफ रूपी एंड इट्स ओरिजिन एंड सोल्यूशन, ठीक है। हिल्टन यंग कमेटी बनी जो कि लंदन में बनी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो हिल्टन एंड कमेटी रिलेटेड टू फाइनेंस या फिर इकोनॉमिक्स, ठीक। तो इसके आधार पर ये कमेटी बनी जिसको क्या रॉयल कमीशन भी बोलते हैं, रॉयल कमीशन। अब क्या हुआ, इसमें बहुत सारा मतलब किया गया, इसको मैनेजमेंट सब किया गया है कि किस तरह से भारत की इकोनॉमिक्स को मैनेज किया जाए। तो अब इतना बात हो गई। अब इसके बाद एक एक्ट आता है, ठीक, आयोग बन गया। इसके बाद आयोग बनेगा, चर्चा होगी, तो इसके बाद आएगा क्या, एक्ट आएगा। तो RBI एक्ट कब हुआ, 1934। ये हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं RBI के गठन। तो पहला कदम है RBI एक्ट 1934। इसके तहत RBI का गठन किया गया। आपको ये सब खाली याद रखना है, ठीक है। अब RBI एक्ट हुआ। अब RBI के एक्ट की बात कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या बात करेंगे कि किस प्रकार से मतलब RBI के कानून है, किस तरह से RBI की संरचना है। तो RBI एक्ट 1934 के तहत RBI की स्थापना हुई। अब अगर हम डेट की बात करें, आपको फैक्ट के रूप में याद रखना है तो रख सकते हैं, जिसकी 1 अप्रैल में हुआ था, ठीक, 1935। ये फैक्ट है, इसको आप याद रखें, 1 अप्रैल 1935 RBI, ठीक। तो RBI एक्ट 1934 आ गया। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि RBI किस तरह से काम करती है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो RBI की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो RBI जो है, इसको RBI स्ट्रक्चर देखो, RBI स्ट्रक्चर अब पहले ही मैं आपको बता दें, टोटल नंबर ऑफ मेंबर 21 होते हैं। कितने होते हैं, RBI की संरचना की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स RBI में 21 होते हैं, ठीक है। जिसमें इसको ऑफिसियो डायरेक्टर होता है। ऑफिसियो डायरेक्टर मतलब सरकारी निदेशक, ठीक है। एंड इसमें एक होता है नॉन
ऑफिसियो डायरेक्टर, ठीक है। अब ऑफिसियो डायरेक्टर जो होते हैं, मेंबर होते हैं, वो कितने लोग होते हैं? इसमें टोटल 5 लोग होते हैं। मैं आपको यही भी बता देता हूं, 1 + 4, तो टोटल ऑफिसियो डायरेक्टर कैसे, ये ऑफिसियो नॉन ऑफिसियो, ठीक है, 1 और 4 मेंबर होते हैं, ठीक। और नॉन ऑफिसियो की अगर हम बात करें तो नॉन ऑफिसियो में कितने मेंबर हो गए? टोटल मिला के कितने हुए? 5 हुए ना। इसके आगे 5 लिख दो, इसके आगे लिख दो 16, 16 × 5 21। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आएगा। टोटल नंबर ऑफ मेंबर 21 होते हैं आरबीआई में, ठीक। नॉन ऑफिसियल मेंबर में इनको 3 भागों में आप बांटिए। इसमें क्या होता है? 3 भागों में आप डिवाइड करेंगे कितने लोग मेंबर होते हैं। जिसमें एक में 10 होते हैं, 16 हमको करना, ठीक है। 10 2 12 4 16। अब समझिए कि ये 10 लोग कौन होते हैं, 2 लोग कौन होते हैं और 4 लोग कौन होते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं या फिर सरकारी अधिकारी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम? निजी क्षेत्र का, प्राइवेट एरिया से लोग होते हैं, ठीक है, 10 लोग। और गवर्नमेंट ऑफिसर कितने होते हैं? 2 लोग होते हैं। और 4 लोग क्या होते हैं? 4 स्थानीय बोर्ड होते हैं, स्थानीय, ठीक। जिसमें ये 4 अपने 4 साइड होते हैं ना, एक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक। 4 स्थानीय लोग होते हैं। तो कुल मिला के नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए आरबीआई स्ट्रक्चर में की अगर बात करें तो 21 लोग हो गए। और ये 1 और 4 कौन कौन होते हैं? तो एक इसमें क्या होता है? गवर्नर होता है, जो आप सबको पता है, गवर्नर, ये डिप्टी गवर्नर, ठीक। 4 डिप्टी गवर्नर। तो अभी गवर्नर की अगर बात करें तो कौन है? आप कमेंट में कर सकते हैं कि कौन है आरबीआई का गवर्नर। तो शक्तिकांत दास जो है अभी आरबीआई के गवर्नर। तो इस प्रकार से हम आरबीआई का स्ट्रक्चर भी बात कर ले। अब आरबीआई स्ट्रक्चर बात करने के बाद हम आपको 3-4 चीजें और बताना चाहते हैं। क्यों, क्या क्या होती है, मतलब आरबीआई में कमेटी किस तरह होती है और इनके नियम होते हैं। आरबीआई जो भी अपना काम करती है ना, तो हर एक कानूनी नियम होता है जो कि ये लोग खुद बनाए रहते हैं। तो नियम है, कानून है, किस कानून के तहत काम करते हैं। पहले अब आरबीआई की कमेटी की बात करें। क्या कमेटी इसमें मेनली मैं आपको भी 2 आपको याद रखना है। बीएफएस का नाम सुना होगा आपने, जिसका क्या नाम है? बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल, ठीक है, बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल। एंड दूसरा क्या होता है? बोर्ड ऑफ पेमेंट। 2 कमेटी होती है आरबीआई की, बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल एंड बोर्ड ऑफ पेमेंट। बोर्ड ऑफ पेमेंट, ये समझ जाइए आप कि बोर्ड ऑफ फाइनेंस से क्या होता है और बोर्ड ऑफ पेमेंट। तो जो बोर्ड ऑफ फाइनेंस, तो मतलब वित्त से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो बोर्ड ऑफ फाइनेंस कमेटी देखती है। अब बोर्ड ऑफ पेमेंट, भुगतान जो आप करते हैं यूपीआई, फोन पे, मतलब और बहुत सारी ऑनलाइन प्रोसेस, तो वो क्या है? बोर्ड ऑफ फाइनेंस है। ओके, सॉरी, बोर्ड ऑफ पेमेंट आता है। ये 2 तरह की कमेटी होती है। कभी आ जाए एग्जाम में, कितनी कमेटी? 2 कमेटी, ठीक है। अब सब कमेटी कितनी होती है? सब कमेटी बहुत सारी होती है, अपने काम की ज्यादा है नहीं। सब कमेटी क्या होती है? इसमें बहुत सारी होता है, ठीक है। जिसमें क्या होती है मैं आपको बता दे रहा हूं कि एक ऑडिट एंड रिस्क के लिए कमेटी होती है, एक ह्यूमन रिसोर्सेज कमेटी होती है, सब कमेटी सॉरी, और बिल्डिंग सब कमेटी होती है, भवन से मतलब किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीआई का रहेगा। एंड आईटी सब कमेटी होती है। देन
बस वो स्ट्रेटजी होता है। तो इस तरह के आपको 2 3 4 याद रखना है। स्ट्रेटजी, इंफ्रा स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आईटी से रिलेटेड हो गया, एचआर हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज कमिटीज, एंड स्ट्रेटजी हो ही गया। ठीक है, 3 4 याद रखना है अभी बस। अब 2 तरह का आरबीआई कमेटी का, 2 कमेटी आपको प्रमुख याद रखना है। ये हो गए दोनों, बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल, बोर्ड ऑफ पेमेंट। एंड सब कमेटी, स्ट्रेटजी कमेटी, इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी, आईटी कमेटी, ह्यूमन रिसोर्स कमेटी, ये हो गए। ठीक है, आईटी बिल्डिंग हो गया, सॉरी बिल्डिंग इसी में है। अब 2 नियम, आरबीआई के 2 नियम बनाए हैं, मतलब जिसके तहत वो अपने आप को रेगुलेट करते हैं, फिर जो भी काम करते हैं तो उस एक्ट के तहत ही किया जाता है। वो एक्ट, आरबीआई के एक्ट कौन कौन से हैं? 2 नियम। तो आरबीआई के कानून, साइड में आप लिख लेंगे, आरबीआई के कानून, आरबीआई के कानून। ठीक है, लॉ ऑफ आरबीआई 2 हैं। 2 कौन कौन से है आरबीआई के लॉ? रिजर्व बैंक एक्ट 1930, रिजर्व बैंक एक्ट 1934, 1934। एंड एक है कौन सा? बैंकिंग एक्ट, कौन सा है? 1949, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट इसको बोलते हैं, जो 1949। ये 2 बैंक। अब देखिएगा, आरबीआई के कानून है जिसके तहत ये अपने सारा काम करती है। जितने भी काम किए जाते हैं तो अपने किन्हीं किन्हीं एक्ट के। तो रिजर्व बैंक का एक्ट 1934, जिसमें खुद आरबीआई करते हैं। ठीक है, अब बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होगा? जो बैंकों को, मतलब बैंकों के लिए जो नियम कायदे होते हैं, ये इस 1949 के तहत किए जाते हैं। ठीक, अब बस ये एक्ट हो गए। अब अगर हम बात करें तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे हैं, लेकिन आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। एक आपको यहाँ पे याद रख लेना है, इंडिया क्वाइन एक्ट 1906। ठीक है, भारत में जो क्वाइन मतलब सिक्के होते हैं उससे रिलेटेड एक्ट है, 1906 में बना था। एंड विदेशी मुद्रा विनिमय एक और है, फॉरेन एक्सचेंज, ये 1973 एक्ट। तो ये एक्ट रिलेटेड टू आरबीआई 2 और याद कर लेना है। अब मेन जो हमारा टॉपिक आता है, जो कि अपने सिलेबस में दिया होता है, वो क्या होता है? वो दिया होता है आरबीआई के कार्य क्या क्या है। तो लगभग 6 से 7 कार्य हम आपको बताएंगे, कौन कौन से कार्य हैं। अभी यहीं पे देख लीजिए, एक ये जो फॉरेन एक्सचेंज 1973 है, यहाँ पे 2 टर्म आप अब कहीं पूछ ले, खैर पूछना नहीं चाहिए पर पूछ ले तो देखिए, एक होता है फेरा, एक होता है फेमा। इसका मतलब समझ रहे? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट 1973। ठीक है, फेरा क्या है, फेमा क्या है, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, समझ रहे हैं, ये 99। फेरा और फेमा को मतलब समझ रहे हैं, इसका फुल फॉर्म कोई पूछ सकता है, रिलेटेड टू आरबीआई पूछ सकते हैं। तो फेरा और फेम केवल अंतर यही है कि अगर कोई मतलब अगर गलत हुआ कोई आरबीआई मतलब कोई काम गलत हुआ, धांधली हुई, तो इसमें पहले क्या होता था, जेल भेज दिया जाता था। ठीक, और इसमें बदलाव ये कर दिया गया, मैनेजमेंट इसको बोल दिया गया, तो इसमें क्या होगा, जुर्माना। अब केवल और केवल जुर्माना होगा था। आरबीआई संबंधित अगर कोई भी आपने फ्रॉड किया है तो उसमें आपको जुर्माना होगा। तो फेरा और फेमा रेगुलेटिंग की जगह इसमें मैनेजमेंट एक्ट आ गया। सन याद रखना 1999। ठीक, अब इतना बात हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या क्या, ये सब चीज नोट कर लीजिए। इसके बाद हम करते हैं आरबीआई के कार्य, फंक्शन ऑफ आरबीआई। ठीक, तो फंक्शन ऑफ आरबीआई सबको आपको पता है,
क्या क्या काम है, ज्यादातर लोगों को पता है, फिर भी हम देख रहे हैं। तो आरबीआई का जो पहला काम है मॉनेटरी पॉलिसी। क्या आरबीआई का फर्स्ट जो काम है क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना है इंडिया के लिए। एक इसका हिंदी में होगा मौद्रिक, मौद्रिक नीति। क्या कैसे मार्केट में क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, फायदा हो रहा है, क्या नियम बनाना, क्या कानून बनाना है, तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाना और उनका क्रियान्वयन। ठीक, एक हो गया। अब दूसरा फंक्शन जो है वो क्या है, वित्तीय प्रणाली का नियमन। ठीक है, मीन्स रेगुलेटिंग फॉर फाइनेंस, रेगुलेशन फॉर फाइनेंस सिस्टम। एंड द सेकंड फंक्शन ऑफ द आरबीआई इज रेगुलेशन फॉर फाइनेंस सिस्टम। ठीक, यही हुआ, सब वही हो गया, सब एक दूसरे से पॉइंट निकाल के आते हैं। फाइनेंस सिस्टम को किस तरह रेगुलेट करना है, ये दूसरा फंक्शन हो गया। एंड द थर्ड फंक्शन इज योर मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी। ओके, जो पैसा आ रहा है, डॉलर आ रहा है, दूसरा भी मतलब वो आ रही है, एक्सचेंज हो रहे हैं, उसके वैल्यू कितनी होगी, उसका मूल्य कितना होगा, तो ये सब किसमें है, ये आरबीआई के कार्य है आजकल। ठीक, अब देन और अगले कार्य की अगर बात करें तो नोटों का निर्गमन। ठीक है, प्रिंटिंग ऑफ नोट, प्रिंटिंग। ठीक, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं नोट प्रिंटिंग कौन करता है, आरबीआई के द्वारा की जाती है। यहाँ पे लिख दीजिएगा एक्सेप्ट 1 रुपी। ठीक, बहुत लोगों को मालूम होगा कि एक का नोट आरबीआई द्वारा नहीं छापा जाता, तो आखिर छापता कौन है, तो एक का नोट जो है वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो एक का नोट कौन छापता है, वित्त मंत्रालय। अब होगा, देखिए एक का नोट वित्त मंत्रालय छापेगा, उसमें सिग्नेचर कितने होंगे, किसके होंगे, वित्त सचिव के होंगे। तो और नोट बाकी छापने का काम आरबीआई का करता है। ठीक, और ये भी है कि कितना नोट छाप सकते हैं, इसके लिए भी समझ लीजिए कि आरबीआई के पास कितना अधिकार है कितने नोट छापने के लिए। ठीक है, तो यहीं पे हम लिख लेते हैं अनलिमिटेड। कितनी नोट आरबीआई छाप सकता है, तो अनलिमिटेड नोट छाप सकता है। इसके लिए कंडीशंस होती हैं, उस नोट छापने के लिए कौन सा नियम है, तो उसके लिए एक नियम आता है जिसको हम बोलते हैं मिनिमम रिवर्स, सॉरी अनलिमिटेड नोट, ये होता है मिनिमम, प्रणाली होती है मिनिमम रिजर्व। मिनिमम रिजर्व प्रणाली क्या है, देखो पहले नोट छापने के लिए क्या होता था, प्रोपोर्शनल रिजर्व होता था, मतलब अनुपातिक सिस्टम चलता था। और अभी क्या है, मिनिमम रिजर्व, मतलब न्यूनतम रिजर्व, आरक्षण के था। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि आपके पास जैसे भारत सरकार को नोट छापना है, आरबीआई को नोट छापना है, तो उसके पास कम से कम 200 करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए। क्या क्या मिला के, डिपेंड ऑन गोल्ड प्लस विदेशी मुद्रा, जैसे डॉलर हो गया। अब समझिए 200 करोड़ में एक तो गोल्ड की वैल्यू इतना होनी चाहिए भारत के पास जमा, और विदेशी मुद्रा जमा होना चाहिए। ठीक, अब इसमें भी वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम में ये है कि कितना गोल्ड होना चाहिए, कितना विदेशी मुद्रा होना चाहिए। तो जिसमें 115 करोड़ क्या होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए। एंड जो बचा है 85 करोड़ एक विदेशी मुद्रा की वैल्यू होना चाहिए भारत के, तब ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम का यूज कर सकेगा। उससे एक पैसा भी अगर कम है तो ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम नहीं है, नहीं यूज कर पाएगा और भारत नोट नहीं छाप सकता। लेकिन 200 करोड़ अगर पूरा कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, तो इसका मतलब वो कितने भी नोट छाप सकता है।
ठीक, आखिर खैर छापते नहीं है, क्योंकि अगर नोट छापने लगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कोई भी कंट्री उससे मतलब व्यापार करना नहीं चाहेगा। तो नोट प्रिंटिंग का काम कौन करता है, नोटों की छपाई काम कौन करता है, ये सॉरी नोट छपाई का काम करता है जो, तो आरबीआई करता है। 1956 के पहले बाद मतलब न्यूनतम आरक्षित, 1956 के बाद न्यूनतम आरक्षित मिनिमम रिजर्व सिस्टम हुआ। उसके पहले 1956 के पहले कौन सा सिस्टम चल रहा था, अनुपातिक। ये आपको ध्यान रखना है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, इसको नोट कर सकते हैं आप। अब हम बात कर रहे थे क्या, वो फंक्शन ऑफ दी आरबीआई, जिसमें नोट प्रिंटिंग हो गया था। देन अब अगर बात हम कर सकते हैं तो विकासात्मक भूमिका मीन्स डेवलपमेंट रिलेटेड, ठीक है। अब डेवलपमेंट रिलेटेड में से जैसे देखें, अगर कोई मतलब नीति बनाना हो, पॉलिसी बनाना हो, जैसे मान लो ग्रामीण बनाना हो, ग्रामीण नीति बनाना हो, ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल इसमें नीति हो सकती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात, ग्रामीण विकास या फिर रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो ये डेवलपमेंट आरबीआई बना सकता है, बनाता ही है। वहां पर पैसे कितने खर्चे करने क्या है, ठीक। देन इंडियन गवर्नमेंट का बैंकर है, क्या है, बैंकर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, बैंकर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। कब किससे कितना ऋण लेना है, कब किसको कितना ऋण देना है, इसका मैनेजमेंट बैंकर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट मैनेजमेंट करता है। मैनेज कितना ऋण किसको लेना है, किसको देना है, इसका कौन करता है, तो ये आरबीआई कहलाता है, मतलब आरबीआई करता है। एक होता है बैंक, एक टर्म आता है बैंकर्स ऑफ बैंक, ठीक, मतलब बैंकों का बैंक। अब बैंकों का बैंक कैसे, जितने भी भारत में अदर बैंक, एसबीआई होगा, यूबीआई हो गया, जितने भी अदर बैंक आपने नाम सुने हैं, तो किस पे डिपेंड करते हैं, आरबीआई में, ठीक है। तो कहाँ पैसे लेते हैं, आरबीआई से लेते हैं। तो आपने सब सुना होगा, एक रेपो होता है, कभी कभी ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है बैंकर्स ऑफ बैंक, इसको समझाइए। तो उसमें आपको कुछ नहीं समझाना है, एक मतलब रेपो समझा देना है, रेपो रेट होता है और एक बैंक रेट होता है। तो बैंकर्स ऑफ बैंक कहलाता है आरबीआई, एक रेपो रेट होता है एंड अदर होता है बैंक रेट। रेपो रेट, बैंक रेट आप लोग जानते होंगे क्या होता है, कि रेपो रेट में जो अदर बैंक होते हैं, ठीक है, अदर बैंक आरबीआई से शॉर्ट टाइम के लिए लोन लेते हैं, ठीक है। अदर बैंक आरबीआई से शॉर्ट टाइम के लिए जब लोन लेते हैं उसको रेपो रेट कहते हैं। और जब ये बैंक जो है अदर बैंक डिस्काउंट लगा के, डिस्काउंट में लोन, तब क्या कहलाता है, बैंक रेट कहलाता है। ये चीज आप देखिएगा, कभी पढ़िए। अभी इतना बैंकर साहब बैंक कहलाने के पीछे मैं एक रीजन बता दूं, ठीक है। बस भुगतान प्रणाली का नियमन, अगला जो क्या है, फंक्शन ऑफ आरबीआई है भुगतान प्रणाली, मतलब पेमेंट मेथड, ठीक। ये सब कार्य है, ठीक है, आरबीआई के। मतलब आपने देखा हो यूपीआई, भीम, ऑनलाइन, पेटीएम, ये सब आरबीआई के निगरानी में ही होता रहता है, ठीक। तो इस तरह से बैंक कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब हो गए क्या, फंक्शन ऑफ आरबीआई। इस तरह से कुछ अन्य कार्य हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मैंने बता ही दिया। और क्या होता है, वित्तीय साक्षरता डेवलप करना, ठीक है, वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। देखिए आपने अमिताभ बच्चन को प्रचार करते देखा होगा,
कि मतलब अपना यूपीआई पिन, अपना एटीएम में फिर अपना कुछ भी जानकारी ओटीपी वगैरह कुछ भी किसी को नहीं बताएं, क्योंकि ये कभी आपसे नहीं बोलता बैंक। तो इस तरह की जो चीजें हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के अंतर्गत आती है। ये मतलब आरबीआई द्वारा ही प्रचार किया जाता है मीडिया के थ्रू कैसे भी। ठीक, अब बस एंड एक लास्ट में है इसका काम डाटा कलेक्शन। किसका? मनी का। एंड साख जिसको क्रेडिट बोलते हैं, क्रेडिट डेबिट मनी, इनका सबका डाटा कलेक्शन कौन करता है? आरबीआई ही करता है। जैसे अभी कोरोना हुआ, कोई पैंडेमिक हुई या फिर कोई क्राइसिस हुई, जैसे युद्ध हुआ, तो इस स्थिति में आरबीआई के पास पूरा कलेक्शन रहता है। वो पूरा ऑब्जर्व करता रहता है कितना पैसा कहाँ खर्चा हुआ, कहाँ नहीं हुआ, तो वो डाटा कलेक्ट करती है। उनको सब पता रहता है कितना घाटा हो रहा है कितना नहीं। तो इस तरह से फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो इस तरह से अब हम फंक्शन ऑफ आरबीआई हो गया। तो अभी फिलहाल इतना ही हमारा मतलब सिलेबस में है। देखिए आरबीआई हो गया, आरबीआई के फंक्शन हो गए एंड आरबीआई के जो कानूनी नियम हो गए, इसको आप नोट कर सकते हैं। कुछ फैक्ट और मैं बता रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन फैक्ट है, एक क्वेश्चन के रूप में आगे भी आप कर सकते हैं। देखिए इस्टेब्लिशमेंट डेट एंड ईयर मालूम है क्या? 1 अप्रैल 1935। ठीक, अब कुछ और है, जैसे एसबीआई। एसबीआई कब बना? एसबीआई की स्थापना कब हुई? तो आप 1921 में मानेंगे। एसबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1955 में हुआ। ये फैक्ट ग्रुप में आप सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, एसबीआई का नेशनलाइजेशन 1955 में हुआ। एंड आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ? 1949 में हुआ। एंड एक और आपको याद होगा 1969, सन याद रखना, 1969 14 बैंक नेशनलाइज। ठीक है, एंड एक सन याद करना है आपको 1980, इसमें 3 बैंक नेशनलाइज हुए 1980 में। ये आपको फैक्ट में, ऑनलाइन फैक्ट में एक ही जगह दे रहा हूं, जिसको आप रट लीजिए। देन और मैं क्या बता सकता हूं इसमें, जैसे फर्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाँ ये ध्यान रखना। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर आरबीआई, इसमें 2 कैटेगरी आपको डिवाइड करना है, एक इंडियन, एक मतलब इंडियन कौन थे, एक फॉरेनर। देखिए जब आरबीआई बना उस टाइम तो अपना भारत आजाद नहीं था, तो उस टाइम क्या था, एक फॉरेनर बने थे जिनका नाम था ऑस्ट्रोन स्मिथ। ठीक है, ऑस्ट्रोन नहीं था, ऑसबोर्न स्मिथ। एंड भारतीय जो बने थे ये देशमुख। कौन से देशमुख थे? सीवी देशमुख, आई थिंक, ये याद नहीं है, देशमुख थे कोई। ठीक, तो इस तरह से फर्स्ट गवर्नर आरबीआई फॉरेन ऑसबोर्न स्मिथ, इंडियन देशमुख बने थे। आप उसके पहले जो भी है वह आप देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा अब आरबीआई के जो आरबीआई अकाउंटिंग ईयर कब से कब चलता है, ये सीधे ऑप्शन में आएगा। तो ये 1 जुलाई से 1 जुलाई चलता है, कब तक? 30 जून तक। इंडिया का फाइनेंशियल ईयर कब चलता है? 1 अप्रैल से 30 मार्च तक। तो इसका आरबीआई के अकाउंटिंग ईयर जो चलता है ये 1 जुलाई 30 जून तक चलता है। ओके, ये फैक्ट थे। एंड कुछ समितियां मैं आपको बता देता हूं जो बहुत जरूरी है। इससे अच्छा मतलब सबसे पहले वो वाला समिति तो आपको याद ही, यंग वाला, कौन यंग थे? तो वो थे हंगर, मतलब हिल्टन यंग कमीशन था जिससे ये सब कहानी हुई। एंड देन बता रहे हैं आपको कौन, एक नरसिम्हन समिति थी, नरसिम्हन
समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इकोनॉमिक्स में बात करें तो ये है रूरल बैंक से रिलेटेड है। एंड एक कमेटी आपको आती है दैट इज योर मतलब नाबार्ड से रिलेटेड कौन सी कमेटी है, शिवरमन कमेटी, ठीक है, शिवरमन कमेटी इज रिलेटेड टू नाबार्ड है। नाबार्ड का फुल फॉर्म आपको पता होगा, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, ठीक है, ये 1982 में बना था। तो इस तरह से नरसिम्हन समिति रूरल बैंक से रिलेटेड है। शिवरमन समिति क्या है, नाबार्ड 1982, इससे शिवरमन कमेटी है। देन और फैक्ट इसमें एक क्वेश्चन है आपको, बहुत इजी है, आपको लगेगा कि क्या पूछ रहे हैं। जो आरबीआई के लोगो है, आरबीआई के लोगो में क्या बना होता है, ये आप बताइएगा, ठीक है, क्या बना होता है। एक मैं ये बता रहा हूँ, एक पेड़ बना होता है, एक टाइगर बना होता है, तो ठीक है। तो पेड़ का नाम क्या है, पेड़ का नाम क्या है, ऑप्शन भी दे रहा हूँ, बरगद का पेड़, पाम आयल, या फिर पीपल का वृक्ष। तीन बताइए, पीपल, बरगद या फिर पाम, मतलब इसको ताड़ बोलते हैं। और एक तरफ टाइगर बना ही होता है, ठीक है, जिसको रॉयल बंगाल टाइगर बोलते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। तो आरबीआई का लोगो देख लीजिए, कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो करंट सिचुएशन की अगर बात करें तो गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, ठीक। डिप्टी गवर्नर कौन है, डिप्टी गवर्नर कौन है, और क्या अभी पूछ सकते हैं, तो शक्तिकांत दास है अभी। एंड डिप्टी गवर्नर टी.बी. रविशंकर, ठीक है। गवर्नर कौन, शक्तिकांत दास है, डिप्टी गवर्नर टी.बी. रविशंकर है, ठीक। तो इस तरह से अभी ये आरबीआई के लास्ट में फैक्ट आपको हमने करा दिया। तो कुल मिला के सीडी देशमुख, हाँ याद आ गया मुझे, ये कौन से, सीडी देशमुख है। तो इस तरह से हम आरबीआई के जो भी फैक्ट है वो आज हमने पूरा डिस्कस कर लिए। कितने फैक्ट हैं, ये क्वेश्चन, इनको अगर मैं क्वेश्चन के रूप में करा था तब भी हो सकता था, जैसे कब इसका क्या नाम था, इंपीरियल। तो आरबीआई के अब हमने सारा बात कर लिया। फर्स्ट डिप्टी गवर्नर एक लड़की थी, मतलब डिप्टी गवर्नर जो लड़की बनाएगी, मतलब महिला, उनका नाम आपको बताना है कौन सी। फर्स्ट वुमेन डिप्टी गवर्नर दैट इज योर कौन था, एक केजी उदेसी नाम की व्यक्ति थी। कौन थी, केजी उदेसी। ये ऑनलाइन फैक्ट, आपको सबको इसको रट लेना है, ओके। अब हाँ, एक और यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, डिमोनेटाइजेशन समझ रहे हो ना, मोदी जी ने जो किया था डिमोनेटाइजेशन, ये कब इंडिया में कितनी बार हो चुका, फर्स्ट 1938 में हुआ, सेकेंड कब हुआ 1978 में हुआ, देन थर्ड अभी हुआ 2016 में। 1938 में क्या हुआ था, जो 5000 के नोट चलते थे पहले, हाँ 5000 के 10,000 के इन नोटों को बंद कर दिया गया था। फिर 1954 में फिर से चालू कर दिया गया, 1978 में फिर बैन कर दिया गया, एंड 2016 में आपको सबको पता ही क्या बंद किए थे, उसका डेट भी याद रखना 2016 को, ठीक है। आई थिंक 8 नवंबर था, जिसमें मतलब एक आवाज आई होगी आपको कि आज रात 12 बजे से ये नोट आपके नहीं चलेंगे, कल जाइए और अपना बदल के लाइए। तो इस तरह से आरबीआई के बारे में हमने सारा बात कर लिया है, जितना जल्दी हो सकता था उतना फैक्ट इसमें कवर किए। लंबा टॉपिक है लेकिन हमने सब कुछ लिया है, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों। अगर पसंद आ रहा है तो बस नोट करिए और अपना ज्ञान ले लीजिए और एग्जाम में जाके छाप दीजिए। धन्यवाद।